रिया के चीखने की आवाज़ से उसकी सास ससुर और नंद भागकर उसके कमरे में आते हैं। और ये क्या, रिया ने अपना सिर दीवार में दे मारा। चारों ओर खून ही खून। सब एकदम देखकर भक्क रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे इसे डॉक्टर को लेकर चलो, रिया के ससुर ने होश संभालते हुए बोला। जल्दी से रिया को डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुँचे। आकाश को फ़ोन किया और उसे सब हाल सुनाया। आकाश भागा भागा हॉस्पिटल पहुँचता है। पुलिस को किसने बुलाया? सब एक दूसरे की ओर सवाल भरी निगाहों से देखते हैं। इतने में हॉस्पिटल की ओर से कोई आता है। जी सर, हमने फ़ोन किया था, एक केस है। लड़की के सिर से बुरी तरह से खून आ रहा था और ये उसके सास ससुर लेकर आए थे। ये शायद उसका पति है जो अभी आया है। जब से आया है इसने एक बार भी किसी से उसका हाल नहीं पूछा। शायद लड़की घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। इतना कुछ बताने के लिए धन्यवाद। पुलिस ने उस व्यक्ति को बोला। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? सर आकाश। पूरा नाम? आकाश वर्मा। ये कौन है? सर ये मेरे पापा राजीव वर्मा और ये मेरी माँ अनीता वर्मा है। और लड़की का क्या नाम है? सर ये रिया वर्मा। इसके माँ बाप को खबर की? नहीं सर। क्यों? वो सर दोनों की लव मैरिज है और हम लोग उनसे बात नहीं करते। आकाश के पापा ने बीच में बोला। ओह तो दहेज का मामला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग तो रिया की चीख सुनकर उसके कमरे में आए थे। और ये जनाब आकाश कहाँ थे उस समय? वो सर मैं किसी काम से बाहर गया था। अच्छा, लड़की को धक्का देकर बाहर भाग गया होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लड़की के बयान बताएंगे कि कौन कहाँ था, क्या कर रहा था और किसने धक्का दिया। लड़की के घर वालों को फ़ोन करो। टिंग टिंग। हेलो, कौन? पार्थ, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश? ओह हाँ आकाश, बोलो। इस समय कैसे फ़ोन किया? और इतने में पुलिस वाले आकाश से उसका फ़ोन लेकर खुद बात करते हैं। पार्थ, मैं सिटी थाने से महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। अपने पापा को फ़ोन दो। ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए। पार्थ कमरे पर खटखटाता है। पापा पापा। पार्थ, इतनी रात को क्या हुआ? पापा आप बाहर तो आओ। पार्थ के मम्मी पापा बाहर आते हैं। हाँ बोलो बेटा। पापा ये सिटी पुलिस स्टेशन से फ़ोन है। हेलो सर। हाँ जी मिस्टर ग्रोवर जी, रिया आपकी ही बेटी है? 1 मिनट की चुप्पी के बाद रिया के पापा बोलते हैं। हाँ जी मेरी ही बेटी है। आपको यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल आना होगा, रिया की हालत ख़राब है, कहकर महेंद्र सिंह फ़ोन काट देता है। ये लड़की हमें अच्छे से जीने भी नहीं देगी। क्या हुआ रिया को? डरते हुए रिया की माँ ने पूछा। मुझे क्या पता, पुलिस वाले कह रहे हैं हालत ख़राब है। पार्थ तुम गाड़ी निकालो, मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। हम लोग भी चलेंगे, रिया की माँ ने बोला। सब लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। 4 साल में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। आइए मिस्टर ग्रोवर, मैं हूँ महेंद्र सिंह। रिया अब खतरे से बाहर है, आप लोग उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बाहर आकर बताया। सबसे पहले उससे हम मिलेंगे, महेंद्र सिंह ने सबको चेताते हुए बोला। पूछताछ के बाद सब लोग अंदर जाते हैं। रिया को इस हालत में देखकर रिया की माँ अपना आपा खोकर रोने लगती हैं। माँ को रोता देख रिया भी अपने पर काबू नहीं रख पाती है। मेरा बच्चा तू ठीक है ना? क्या हुआ? इन लोगों ने तुझे परेशान किया? बेटा एक बार बता दिया होता, हमें ना सही पार्थ को ही फ़ोन कर दिया होता। माँ मुझे अपने घर चलना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दोगे ना? पापा 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 आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटी को ऐसी हालत में देखकर एक बाप कब तक ऐसे चुप रहता? झट से आकर बेटी को गले लगाया और बोला, वो घर आज भी तेरा ही है। गलती हमसे हो गई जो एक बार भी बेटी से उसका हाल ना पूछा। बेटा गुनहगार तो हम हैं तेरे। आकाश के माँ बाप वहीं खड़े सब सुन रहे थे। आकाश तो पहले से ही वहाँ से चला गया था। आप लोगों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? अरे आपके घर में भी एक बेटी है, और कहाँ है आपका वो नालायक बेटा जिसके लिए ये हमें छोड़कर आई थी? रिया के पापा ने गुस्से में आकाश के घर वालों को बहुत सुनाया। देखिए हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप समझ रहे हो। बिना कुछ जाने आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। यही कहीं होगा आकाश। आकाश के पापा ने भी चिल्लाते हुए कहा। इतने में पुलिस दोबारा अंदर आती है। अभी तक रिया ने कोई बयान नहीं दिया है। रिया के बयान दर्ज न होने तक
कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, आकाश कहाँ है? उसे भी बुलाओ, मुझे तलाक चाहिए, बस यही मेरा बयान है। रिया ने पापा का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें धक्का किसने दिया? देखो रिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। महेंद्र सिंह ने रिया को कहा, किसी ने नहीं, मुझे चक्कर आ गया था और फिर शुरू हुए कोर्ट के चक्कर। और 1 साल के बाद आज मैं यहाँ हूँ, किराए के घर में, अकेले अपने बेटे के साथ। इतना सब याद करके रिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। नहीं रिया, बस अब और नहीं रोना, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। तुम मजबूत होगी तभी अपना और निहित का ध्यान रख सकती हो। रिया ने अपने आप को समझाया। सुबह निहित को स्कूल छोड़कर आने के बाद रिया ने घर की सफाई की और रिया 1 घंटे में फ्री हो गई। घड़ी की ओर देखा तो अभी 10 बजे थे। पूरा दिन पड़ा था। सोचा थोड़ी देर के लिए नीचे आंटी के पास होकर आऊं। नीचे आकर आंटी के काम में थोड़ा हाथ बटाया और आंटी से बात करना शुरू किया। बातों बातों में पता लगा कि आंटी का बेटा पिछले 1 साल से लापता है। पुलिस को भी बहुत बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। काम पूरा होने पर आंटी एक एल्बम निकाल कर लेकर आती हैं। धीरे धीरे पन्ने आगे पलटती हुई रिया एक पन्ने पर रुक जाती है। आंटी, ये कौन है? आप इसे कैसे जानती हैं? रिया बेटा, यही तो मेरा बेटा है, लक्ष्य। रिया को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। ओह, तो इसका नाम लक्ष्य है। मैं और अंकिता हमेशा इसे काली शर्ट वाला ही कहते थे। कितना स्मार्ट लड़का था। कॉलेज की हर लड़की इस पर मरती थी, जिसमें मैं और अंकिता भी शामिल थीं। ये कहाँ चला गया? हो सकता है किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा। आंटी चिंता मत करो, जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। निहित को स्कूल से लेकर आना है। निहित तो स्कूल से आ गया। नानी निहित को ले आई। रिया की माँ निहित के साथ घर आती हैं। मुझे लगा मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ तो निहित को भी लेकर चलूँ। क्यों रिया बेटा, तुमने वो सिलाई वाली बात कही थी तो मैंने आसपास बात की है। तुम उन्हें कुछ सिल कर दिखा दो, जिससे वो लोग तुम्हें काम दे सकें। नीचे वाली आंटी ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रिया को कहा। ठीक है आंटी जी। शाम को रिया माँ के साथ जाकर सिलाई मशीन खरीद और कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। धीरे धीरे रिया के पास अच्छा काम आने लगा और रिया का समय भी सही निकल जाता। आमदनी भी अच्छी होने लगी थी। एक दिन बाजार में सामान खरीदते हुए रिया की नज़र अचानक एक वाइन शॉप की ओर जाती है। ये तो आकाश है। आकाश ने कब से पीना शुरू कर दिया। खैर, मुझे क्या लेना, कुछ भी करे। और इतने में वहाँ खड़े कुछ लोगों से आकाश की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो 3-4 लोग मिलकर आकाश को पीटना शुरू कर देते हैं। इतना सब देखकर रिया अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और भागकर वहाँ जाकर आकाश का बीच बचाव करती है। आकाश ने थोड़ी सी पी रखी थी और जल्दी के चक्कर में वो उन लोगों से लड़ रहा था। जैसे तैसे आकाश अपने आप को संभालता है और रिया को सामने खड़ा देखकर नज़र झुका लेता है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे उन लोगों को सुनना पड़ा। मैं ठीक हूँ, घर चला जाऊँगा। वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सब एकदम सही चल रहा था। आकाश के आने से फिर रिया की जिंदगी हिल गई। रोते रोते बुरा हाल हो रहा था और रात में अचानक से एक मैसेज आता है, आई वांट टू मीट यू प्लीज़। अचानक से आकाश का मैसेज देख रिया हैरान हो जाती है। जिस इंसान ने 1 साल में कोई मैसेज नहीं किया, आज कैसे? आकाश के इस मैसेज ने रिया को झकझोर कर रख दिया था। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब बह रहा था। लेकिन अब क्यों? उस समय क्यों नहीं बोला जब मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई थी? उस समय क्यों जब मैं कोर्ट में आमना सामना होता था? उस समय क्यों नहीं जब फैसले वाले दिन मुझे बिना देखे चला जाता था? उस समय क्यों नहीं जब कोर्ट में उस पर इल्जामों का सिलसिला होता था? उस समय क्यों नहीं जब निहित और मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? आज ही क्यों? आज ही क्यों आकाश? रिया अंदर से बहुत टूट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना काम शुरू किया था और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था। आकाश से मिलने के बाद आज एक बार फिर रिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। बुरे ख्यालों की सुनामी मन ही मन में उठ रही थी। कहीं ये उनकी चाल तो नहीं निहित को मुझसे छीनने की? कहीं अंकिता ने आकाश को छोड़ दिया हो और उसे मेरी याद आ गई हो? और न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इतना सब कुछ सोचकर ही रिया ने उस मैसेज का कोई उत्तर देना जरूरी नहीं समझा और अपने काम में व्यस्त हो गई। रिया ने रात का खाना तैयार किया और निहित को लेने के लिए नीचे आ गई। आजकल मकान मालिक
दोनों निहित के साथ समय गुजारते थे। दोनों बेटे के जाने के बाद बहुत ही दुखी हो गए थे। जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बार बार अपनी किस्मत को दोष देते थे। निहित के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे। अंकल उसे मार्केट ले जाते और आंटी उसे नई नई चीजें बनाकर खिलाती। इतने में रिया अपना सारा सिलाई का काम कर लेती थी। चलो निहित, चलकर खाना खा लो। अपना होमवर्क कर लिया ना? अरे रिया बेटा, बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज लक्ष्य का बर्थडे है और इसी खुशी में आज मैंने ये खीर बनाई है। निहित ने खाना भी खा लिया और खीर भी। ये तुम्हारी खीर मैं देने ही आ रही थी। खीर की कटोरी पकड़ाते हुए आंटी अपने आप को नहीं रोक पाई और वहीं बैठकर रोने लग गईं। अब तो हमारी किस्मत में यही बचा है, वरना हर साल मैं खीर बनाती थी और हम तीनों साथ बैठकर केक काटने के बाद खीर खाते थे। रिया आंटी को सांत्वना देते हुए कहती है, आप चिंता मत करो आंटी, देख लेना लक्ष्य जल्दी ही घर आएगा और फिर आप लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाएगा। दूसरी ओर आकाश रह रहकर रिया के मैसेज का इंतजार कर रहा था। रिया को आज मार्केट में देखने के बाद से ज्यादा परेशान हो रहा था आकाश। उस समय कब से कोशिश कर रहा था रिया से बात करने की, लेकिन कभी कर नहीं पाया। लेकिन आज मिले मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था। आज वो रिया को सब बताना चाहता था, अपने दिल की बातें करना चाहता था, अपने प्यार से प्यार भरी बातें करना चाहता था। वो उसे ये बताना चाहता था रिया उसके लिए क्या है और आज वो रिया के बिना क्या है। बार बार फोन उठाकर यही देख रहा था, कहीं रिया का कोई मैसेज तो नहीं आया। अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था आकाश। रिया फोन को एक साइड में रखकर आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है और फोन पर एक बार फिर ब्लिंक आया। इस बार फिर आकाश का मैसेज था। रिया ने गुस्से से उसको उत्तर देते हुए कहा, सारी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अब जो थोड़ी बहुत बची है उसे तो अच्छे से जीने दो। लेकिन रिया, आकाश, अब किसी भी बात का कोई समय नहीं है। जब कुछ कहना सुनना था उस समय तुम खामोश रहे। अब बात करने से क्या होगा? अब हम दोनों की जिंदगी अलग है और तुम अपने में खुश रहो और मुझे अपने में रहने दो। और प्लीज अब से कोई मैसेज मत करना। लेकिन रिया, एक बार बात कर लो, उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। रिया का कोई उत्तर नहीं आता है। आकाश पूरी रात इंतजार करता रहता है। उधर रिया भी नहीं सो पाती है। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि इतने टाइम के बाद आज आकाश का मैसेज आया है। हॉस्पिटल से लेकर आज तक उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा और आज अचानक से बात करने की इतनी जिद क्यों कर रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और दूसरे ही पल निहित को लेकर चिंता होती है, कहीं आकाश मुझसे निहित को ही ना मांग ले। आकाश एक बार और कोशिश करना चाहता था तो उसने रिया को दोबारा मैसेज किया, मुझे पता है तुम अभी तक नहीं सोई हो, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं फ़ोन पर? रिया इस असमंजस में थी कि बात करे या ना करे। अगर करती है तो अपने भावों को रोक नहीं पाएगी और अगर नहीं करती है तो जिंदगी भर इस गम के साथ जीना पड़ेगा कि काश एक बार बात ही कर ली होती। ओके, रिया का हाँ आते ही आकाश उसको फ़ोन करता है। रिया के फ़ोन उठाते ही आकाश उससे सबसे पहले निहित के बारे में पूछता है। निहित कैसा है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ज़्यादा परेशान तो नहीं करता ना? टाइम से स्कूल जाता है ना? और आखिरी में एक बात पूछते पूछते उसकी आंखें नम हो जाती हैं, कभी मुझे याद करता है? इतना सुनकर रिया भी अपने पर काबू नहीं रख पाती है और उसकी भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। रिया, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और मेरी शक्ल तो क्या, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो, फिर भी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मना मत करना। रिया मिलने से साफ इनकार कर देती है। आकाश बात करने के लिए कहा था आपने और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिया, बिना मिले मेरे सारे प्रश्नों का जवाब कैसे मिलेगा मुझे? तुम्हारे प्रश्न? मेरे प्रश्नों को क्या, जो मुझे पल पल मार रहे हैं, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी इस कगार पर है, जिनका उत्तर देना आपने कभी मुनासिब नहीं समझा। उत्तर तो दूर, मुझसे बात भी करना मुनासिब नहीं समझा। आकाश, अब इन सब का कोई समय नहीं रह गया है। मैं इन सब से दूर जा चुकी हूँ और मुझे अब इन सब में कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का वक्त होता है और अब वो वक्त निकल चुका है। रिया, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन एक बार मिल लो प्लीज। मैं अभी आ जाऊँ तुम्हें लेने? घर के बाहर नहीं आऊँगा, परशुराम चौक पर आ जाना। रिया मन ही मन सोचती है, इसे कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? रिया, मुझे तुम्हारे पल पल की खबर रहती है। मुझे पता है
तुम लक्ष्य के घर पर किराए पर रहती हो। लक्ष्य, तुम उसे कैसे जानते हो? कॉलेज में कभी तुमने उससे बात नहीं की, ना कभी इतना मिलना जुलना हुआ, और तुम्हें उसके घर का पता है? रिया ने एक साथ इतने प्रश्न पूछ लिए। रिया, मैं ये भी जानता हूँ कि लक्ष्य कहाँ है। इतना सुनकर रिया हैरान परेशान हो जाती है। अपने लिए ना सही, लक्ष्य के लिए ही अब तो आकाश से मिलना ही होगा। उसने आंटी अंकल को रोते हुए देखा है, कैसे एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए बिलखते देखा है। तुम्हें कैसे पता? रिया, मिलने के बाद ही सबका जवाब मिल जाएगा। और रिया मिलने के लिए हाँ कर देती है। रिया, मैं आ चुका हूँ, तुम आ जाओ। डरी सहमी हुई रिया चौक पर आकाश से मिलने जाती है। आकाश गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। गाड़ी का गेट खोलते ही रिया आकाश को वही पुरानी सफ़ेद शर्ट में देखकर हैरान हो जाती है। आकाश रिया को किसी शांत सी जगह पर ले जाता है। रिया, तुम पर हाथ उठाने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम थी मुझसे एक बार शेयर तो की होती। और सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आकाश, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। ऐसी क्या कमी थी मेरे में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? किसी और के पास? रिया, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा होता तो मैं आज तुमसे मिलने के लिए ऐसे ना गिड़गिड़ाता। तुम ही मेरी जिंदगी हो रिया। मेरी जिंदगी तुम्हारे और निहित के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, तभी तलाक दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरा और निहित का क्या होगा। रिया, कुछ मजबूरियाँ थीं जिनके चलते मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हारे घर का चक्कर नहीं लगाया हो। और जब से तुम यहाँ शिफ्ट हुई हो, मेरी चिंता और बढ़ गई है। इसलिए यहीं आसपास ही घूमता रहता हूँ ताकि एक बार तुमसे मिल सकूँ। इतना ही नहीं, 2 बार मैं निहित के स्कूल भी गया था। ये सब मैं जताने के लिए नहीं बता रहा, तुम्हारी परवाह करता हूँ। मतलब अंकिता के छोड़ने के बाद हमारी याद आई तुम्हें। अंकिता, तुम्हें कैसे पता कि अंकिता की वजह से ये सब हुआ है? न कभी अंकिता ने और न ही कभी मैंने तुमसे इस बात का जिक्र किया। फिर कैसे? आकाश, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है जो तुम दोनों के बीच चल रहा था। मैंने सभी चैट्स पढ़ी हैं तुम दोनों की। आई वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज कम ना, वो प्यार वाले सब मैसेज देखे हैं मैंने। तभी मुझे तुमसे कम अपने आप से ज़्यादा नफरत हो गई थी। मेरे ही प्यार में कहीं कमी रह गई थी जो तुमने अंकिता को मुझसे ऊपर चुना। और जानना चाहते हो क्या हुआ था उस दिन? मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम्हें अंकिता से मिलने जाना था और तुमने बिना कुछ सुने कहे मुझ पर हाथ उठा दिया। मम्मी जी और पापा जी ने भी हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे ही समझा। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में एक बार भी तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरे घर जाने के फैसले पर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय मैंने तुमसे अलग होने का फैसला ले लिया था, जिसके लिए मैं सब छोड़कर आई हूँ। वही मेरे साथ नहीं तो मेरा वहाँ क्या काम? रिया, मुझे उसी वक्त तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर कर देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। रिया, मुझे माफ़ कर देना। एक गलतफहमी की वजह से आज हम दोनों की जिंदगी इस मोड़ पर है। अंकिता और मेरे बीच कुछ नहीं था। अंकिता ने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिशें की, लेकिन तुम घर और निहित में इतना उलझ चुकी थी कि तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इसी वजह से अंकिता ने एक दिन मुझे मैसेज किया। अंकिता और उस काली शर्ट का अफेयर था, लेकिन किसी बात से दोनों के बीच अनबन हो गई थी, जिसके चलते लक्ष्य ने अंकिता को जान से मारने की धमकी दी। अंकिता का तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं था जिससे वो ये सब बता पाती। तुम्हारे व्यस्त होने के कारण उसने डरते हुए मुझसे बात करना सही समझा। उस दिन दोनों की सुलह करवा कर ही घर आया था मैं। जब उसने चैट शुरू की थी, दोनों की शादी की बात करने वाला था मैं तुमसे, कि अचानक से अंकिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। लक्ष्य के डर से अंकिता ने ये बात उसे भी नहीं बताई। मैं और अंकिता दोनों डॉक्टर के पास गए और वहाँ पति के नाम पर अंकिता ने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम भर दिया। और वहीं से लक्ष्य को मुझ पर और अंकिता पर शक हुआ। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तुम भी उसी बात का शिकार हो, वरना मैं लक्ष्य से पहले अपना घर बचाता। रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा और निहित दोनों का गुनहगार हूँ। मैं जीने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा किया जो तुमसे बात ही नहीं की। किसी बारे में मैं ही मुजरिम हूँ। मुझे ही सज़ा मिली है।
आकाश रोते हुए रिया के कदमों में बैठ जाता है। रिया आकाश को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश फूट फूट कर रोने लग जाता है और रिया भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। उसे चुप करवाते हुए खुद भी रोने लग जाती है। अंकिता और लक्ष्य कहाँ हैं? रिया आकाश से रोते हुए पूछती है। वो दोनों दिल्ली चले गए। लक्ष्य वहीं नौकरी कर रहा है, वहीं दोनों ने शादी कर ली है और एक किराए के मकान में रह रहे हैं। किसी की जिंदगी बचाते बचाते मैंने अपनी और तुम्हारी खराब कर ली। तलाक के बाद माँ पापा ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद नौकरी भी चली गई और पता नहीं कैसे मुझे शराब की लत लग गई। घर पर सारा दिन कलेश की वजह से पापा को एक बार हार्ट अटैक भी आ गया। रिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हॉस्पिटल के बाद जब घर आने के बाद लक्ष्य ने अंकिता की रिपोर्ट देखकर उस पर हाथ उठा दिया। इसी वजह से उस दिन अंकिता बार बार मुझसे मिलने के लिए कह रही थी। जब अंकिता ने मुझे बताया कि लक्ष्य को ये लगता है कि ये मेरा और उसका बच्चा था, तब मेरे पैर के नीचे की जमीन निकल गई। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं और इसी गुस्से में मेरा हाथ तुम पर उठ गया। वहाँ से भागकर मैं सीधा लक्ष्य की गलतफहमी दूर करने गया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे बीच में भी वही गलतफहमी घर बना रही है। लक्ष्य से बात करते हुए बीच में पापा के फ़ोन आने पर मैं हॉस्पिटल आ गया था। मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं था कि तुमने ये सब क्यों किया। लक्ष्य से ज़्यादा गुस्सा मुझे तुम पर आ रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे मैं वहाँ से चला गया। लक्ष्य गुस्से में घर से बाहर चला गया और उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी ओर अंकिता ने गुस्से में एक साथ नींद की गोलियों की शीशी खाली कर दी। उसकी हालत खराब होने पर मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इतना कुछ एक साथ हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही हो रहा और क्या गलत। कोर्ट में भी मैं चुपचाप आता और चला जाता, बस निगाहें निहित को ही ढूंढती थीं। 1 साल लगा उन दोनों के बीच सब ठीक होने को और हमारे बीच सब खत्म होने को। उस दिन कोर्ट से सीधा मैं अपने कॉलेज के बाहर गया। बहुत रोया मैं उस दिन। कितने वादे किए थे वहाँ हमने तुमसे, किसी भी एक को पूरा नहीं कर पाया मैं। अंकिता को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। उस दिन उसके सामने भी मैं फूट फूट कर रोया। अंकिता ने उसी समय तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। उसी दिन वो मुझे लेकर तुम्हारे घर आई थी, लेकिन बाहर खड़े पार्थ ने अंकिता को ये कहकर अंदर आने से मना किया कि काश उस दिन पार्लर पर मैंने तुम्हें और दीदी को रोक लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की भी क्या जरूरत है। मेरी बहन खुश है, अब उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे और निहित के बिना। इस गलतफहमी की वजह से मैं किसी की भी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। आकाश, अभी मुझे घर के लिए देर हो रही है। निहित भी अकेला है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। मैं कल बात करती हूँ तुमसे। आकाश रिया को वहीं चौराहे पर छोड़ देता है। मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। जब तक रिया आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक आकाश रिया को देखता रहता है। आकाश रिया को तब तक देखता रहता है जब तक रिया आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। इतने दिनों से जो बात दिल में दबाए बैठा था, आज रिया को सब बताकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। दोनों का रिश्ता एक गलतफहमी का शिकार हो गया था। अब सब सही होगा सोचकर वहां से सीधा गाड़ी घर की ओर ले जाता है। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। अब तो हर रोज का काम हो गया है इसका। रिया के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब हमारी भी खराब कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। घर में एक जवान बहन कुंवारी बैठी है। आकाश के पापा ने दरवाजा खोलते हुए आकाश की ओर उसकी माँ को सुनाते हुए बोला। आकाश को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो भी हालात के आगे मजबूर था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश के पापा उसे चुप करवा देते हैं। थोड़ी कम पीकर आया कर, यहाँ तक बदबू आ रही है। सुनती हो? देख लो अपने लाडले की करतूतें। इतने में आकाश की माँ भी अंदर से आ जाती हैं। सुबह सुबह तूने पीकर ड्रामा शुरू कर दिया है। अरे ओ नीच, तू कुछ तो मान जा। पहले ही तूने और उस तेरी बन्नों ने हमारी इज्जत डुबा दी है और बची कुची तू पीकर उड़ा दे। इससे अच्छा तो हमें जहर दे दे। एक मुसीबत तो जिंदगी से दूर हुई थी और दूसरी गले डाल ली। रिया के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ और उसे दोबारा इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा। शादी के अरमान मन में रह गए थे ना, इस बार जोरों शोरों से बहू लेकर आना माँ। अरे उस मनहूस का सुबह सुबह नाम ना ले। इतनी भली होती तो आज यहाँ तेरे साथ होती। माँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ।
उसके यहाँ से जाने का जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतनी ही आप हो। आपने भी उसे बहुत तंग किया है। अरे ओ कलंकी, जुबान तो तुझसे संभल नहीं रही, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। सुनो, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसको अंदर पटको, वरना यहीं आपकी इज्जत के झंडे गाड़ देगा। आकाश के पापा उसको अंदर कमरे में छोड़कर आते हैं। बाहर आकर आकाश की माँ से बात करते हैं। इससे पहले इसने कभी रिया का नाम नहीं लिया, लेकिन आज रिया का नाम क्यों बार बार ले रहा है? नाम के साथ उसे वापस लाने की भी बात कर रहा है। सुबह इसके उठने के बाद इससे बात करना। इससे पहले कभी इसने इतनी पी भी नहीं और कभी तुमसे इतने गंदे तरीके से पेश नहीं आया, कहकर आकाश के पापा वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया घर आकर समय देखती है, 4 बज गए हैं। निहित को सहलाकर उसके पास लेट जाती है। आकाश की बातों को याद करने लगती है। गलतफहमियां किसी भी रिश्ते को खत्म कर देती हैं और आज उसी का शिकार हमारा रिश्ता भी हुआ है। मैंने सिर्फ शक ही किया, कभी सामने से बात नहीं की, और जिस दिन कोशिश की वो दिन ही खराब निकला। आकाश ने अंकिता की मदद की, लेकिन मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सबसे बड़ी बात, लक्ष्य ने ऐसा क्या देखा जिससे उसने आकाश और अंकिता पर शक किया? अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी थे, और सबसे ऊपर आज मैं जिस हालत में हूँ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आकाश ही है। 1 साल, पूरा 1 साल था उसके पास, तब उसने ये सब क्यों नहीं बताया? उस समय क्यों चुप रहा? आज अचानक कैसे मेरी याद आ गई? रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे और क्या नहीं। आकाश की बातें सुने तो वापस जाने का मन कर रहा था, लेकिन अपने आज के हालात देखे तो उससे बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। इतना सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, 11 बज गए हैं। अचानक से रिया ने घड़ी की ओर देखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। आज इतनी देर कैसे हो गई? निहित को स्कूल भी नहीं भेज पाई, आंटी ने भी मुझे नहीं जगाया, क्या पता आवाज़ें लगाई हों और मुझे ही पता नहीं चला हो। निहित भी अभी तक सो रहा था। जल्दी से उठकर घर का सारा काम किया। निहित को नहला धुलाकर नीचे आंटी के पास छोड़ने गई। आज आंटी का भी गेट बंद था। लगता है आज आंटी भी नहीं उठी। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो रिया के मन में घबराहट होने लग गई। घबराहट के कारण रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और इतने में पीछे से आंटी की आवाज़ सुनकर रिया हैरान रह जाती है। आंटी, आप बाहर हो तो अंदर कौन है? रिया बेटा ध्यान से देखो, गेट पर ताला लगा हुआ है। बोमे और अंकल डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने, तुम्हें बहुत आवाज़ें लगाईं, सोचा तुम थकी हुई होगी इसलिए आज देर तक सो रही हो, हम खुद ही चले गए। उन दोनों की ये हालत देखकर बहुत रोना आता था। इसका जिम्मेदार भी आकाश है। काश उसने एक बार लक्ष्य को समझाया होता या यहाँ आकर इन लोगों से बात की होती तो आज हालात कुछ और ही होते। गुस्सा तो लक्ष्य पर भी आ रहा था। उसने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शादी के बाद भी दिल्ली रहने लग गया। रिया कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं आंटी, आप निहित को संभालो, मुझे आज शाम तक बहुत सारा काम देना है, वो मैं निपटा लेती हूँ, कहकर रिया ऊपर जाकर अपनी मशीन निकाल लेती है। आकाश का फ़ोन आ रहा था जिससे रिया अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। रिया, तुमने क्या सोचा? रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तो हाँ कर दो वापस चलने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूँगा, तुम्हारे माँ पापा, मेरे मॉम डैड, सबको। बस एक बार तुम हाँ कर दो। फ़ोन उठाते ही आकाश ने एक ही साथ इतना सब बोल दिया। आकाश, मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए ये सब समझने और कोई फैसला लेने के लिए। पहले भी एक फैसला जल्दबाजी में लिया था, लेकिन रिया, आकाश, मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब कुछ, थोड़ा समय दो मुझे, अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। रिया, जो भी था जैसे भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अभी भी सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आकाश, वो लक्ष्य। काम के बीच में अचानक से आकाश के फ़ोन से रिया बहुत परेशान हो जाती है। बार बार आकाश एक ही बात दोहरा रहा था, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरे माँ पापा मुझे वहाँ वापस जाने देंगे? क्या मेरा वहाँ वापस जाना ठीक रहेगा? और क्या भरोसा कि आकाश सब सच बोल रहा है? इन सब सवालों के उत्तर के लिए ही रिया ने आकाश से थोड़ा समय मांगा था।
पहले हुई गलतियों को रिया दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। रिया ने अपनी माँ को फ़ोन करना ही उचित समझा। इस बार वो अपने घर वालों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। माँ को मिलने के लिए घर बुलाया। दिन के 2 बज गए थे। आकाश की माँ को चिंता हो रही थी। आकाश अभी कमरे से बाहर नहीं आया था, तो माँ ने कमरे के अंदर जाने का सोचा। माँ ने उससे बात करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। आकाश बेटा। हाँ माँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ चुपचाप बैठ के किनारे पर जाकर बैठ जाती है। आकाश की निगाहें अभी भी फ़ोन में होती हैं। अभी तक रिया के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। परेशानी में कभी यहाँ तो कभी वहाँ सिर मार रहा है। माँ से ये सब नहीं देखा जाता है। बेटा, कोई बहुत बड़ी परेशानी में दिख रहे हो, चाहे तो बता सकते हो। माँ बाप बच्चों की हर परेशानी दूर करने का प्रयास करते हैं। आकाश को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, माँ को क्या बताए। माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाता है। माँ तो यहाँ आकाश के पापा के कहने पर उसे समझाने आई थी, लेकिन बेटे को ऐसे रोते देख माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। आकाश बेटा, बेटा चुप हो जा, मुझे बता क्या परेशानी है, मैं सब सही करने की कोशिश करूँगी। ऐसे अपने आप में कब तक घुटता रहेगा। माँ, मैं रिया के बिना नहीं रह सकता। रिया और निहित ही मेरी जिंदगी है। आज निहित को इस हाल में देखकर मुझे अपने से घिन हो गई है। इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था। माँ, रिया को मेरी जिंदगी में वापस ले आओ। सिसकते हुए आकाश ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। रिया, आकाश, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस रिया को कभी भी वापस नहीं लेकर आऊँगी। जिस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी हो, उसे तो मैं भूल कर भी मैं हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। मुझे पता है तू बहुत अकेला महसूस करता है, अकेले को ये कमरा खाने को दौड़ता है। तू चिंता मत कर, आज ही मैं तेरे पापा से बात करूंगी इस बारे में। और रही बात निहित की, तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक तू उसे महीने में 1 बार मिलने जा सकता है, और वो उसे अकेले कैसे संभाल पाएगी। हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर निहित को वापस ले आएंगे। वर्मा परिवार के कुल का चिराग है निहित। अपनी माँ के मुंह से इतना सब सुनकर आकाश का मन और दुखी हो जाता है। मन ही मन अपने आप को कोसता है। सबका जिम्मेदार वही है। आकाश जानना चाहता था, ऐसी क्या बात है जो माँ रिया से इतनी नफरत करती है। क्या 5 साल में भी रिया माँ को नहीं अपना बना पाई। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और कुछ बड़बड़ाते हुए माँ कमरे से बाहर चली जाती है। तो क्या बात हुई आकाश से? समझा दिया उसे कि पीना अच्छी बात नहीं है। क्यों अपनी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहा है। पिछले 5 महीने से नौकरी भी छोड़कर बैठा है। कब तक ऐसे काम चलेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा उसे। आकाश की माँ को कमरे से बाहर आते देख आकाश के पापा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये सब फालतू की बातें छोड़ो, सब बातों का सिर्फ एक ही इलाज है, आकाश की दूसरी शादी। कितना अकेला महसूस करता है वो अपने आप को, और तुमने कभी इस बात पर ध्यान देने की जगह हमेशा उसकी दारू पर ही ध्यान दिया। बस अब और नहीं, अपने बेटे को पल पल मरते हुए नहीं देख सकती मैं। आकाश की माँ उल्टा आकाश के पापा को ही सुना देती हैं। रिया की माँ रिया से मिलने के लिए उसके पापा के साथ आती हैं। नीचे मकान मालिक से मिलकर दोनों सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर रिया से मिलने आते हैं। निहित को बाहर अकेला खेलते हुए छोड़कर रिया अंदर एक सिलाई मशीन के साथ बैठी थी। रिया बेटा, कहाँ गुम हो गई हो? अगर काम ज्यादा है तो छोड़ दो बेटा। रिया की माँ बेटी को इस हालत में देखकर उसे समझाती हैं। अरे माँ, पापा आप लोग कब आए? बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी सोच से बाहर आकर अपने सामने खड़े माँ पापा को देखकर रिया हड़बड़ा जाती है। पार्थ और भाभी कैसे हैं? अब भाभी की तबीयत कैसी है? आप उन्हें आराम तो करने देती हैं ना? हाथ में पानी की ट्रे लिए रिया एक साथ इतने सवाल पूछना शुरू कर देती है। रिया को चिंता में देख उसकी माँ को उसकी चिंता होने लग जाती है। किस मिट्टी की बनी है रे तू? जिस अंजू ने तेरे साथ इतना कुछ किया, तू आज उसी की खैर खबर पूछ रही है। अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश मत कर बेटा, मुझसे तेरी ये परेशानी नहीं देखी जाती। रिया, तू वापस घर चल बेटा, ऐसे तो मैं मेरी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी।
रिया की माँ उसे गले लगाते ही रोने लग जाती हैं। माँ, मुझे आपसे और पापा से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ और उसी का परिणाम आज भुगत रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। अपनी माँ को चुप कराते हुए रिया ने कहा। रिया अपने माँ पापा को आकाश से हुई सब बातें बता देती है और उसके वापस बुलाने की जिद से हुई चिंता को ज़ाहिर करती है। उसकी इतनी हिम्मत, इतना सब होने के बाद भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है पूरा का पूरा परिवार ही शामिल है इस साजिश में। बेटा, वो तुम्हें नहीं, निहित को वापस लेना चाहते हैं और ये सब तुम हमें उसी दिन बता देती जिस दिन मार्केट में वो मिला था। वो ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। रिया की माँ ने आकाश की हरकतों और गुस्सा जाहिर करते हुए बोला। अरे, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप सिर्फ चुपचाप खड़े हो। कुछ तो बोलो। बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है। एक बार बेटी को खोने के गम को अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। इस बार रिया के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। चुपचाप खड़े सबकी बातों को सुन रहे रिया के पापा को रिया की माँ ने डांटते हुए स्वर में बोला। क्या हम ये सब बातें घर जाकर कर सकते हैं? इतना कहकर रिया के पापा नीचे आ गए। घर में सोफे पर सब लोग बैठे थे। सिर्फ अंजू ही एक और खड़ी बात शुरू होने का इंतजार कर रही थी। कोई कुछ बोलेगा, क्या हुआ है? और दीदी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या आकाश या उसके परिवार वालों ने कुछ कहा आपको? बात जानने के लिए पार्थ ने सबसे प्रश्न किया। रिया के पापा पार्थ को सब बात बता देते हैं। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। काश उस दिन वहाँ चुपचाप ना खड़ा होकर मैंने दीदी और अंकिता को रोक लिया होता, तो आज दीदी के साथ ये सब ना हुआ होता। गुस्से में लाल हुए पार्थ ने आकाश को मारने के लिए बोला। पापा, आप क्यों चुप हो? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? पार्थ ने एकदम शांत बैठे अपने पापा से सवाल किया। एकदम शांत बैठे, चेहरे पर कोई सिकन की लकीर नहीं, बस एकटक घबराई और सहमी हुई रिया की ओर देखे जा रहे थे। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रिया के पापा ने बोला। रिया बेटा, तुम क्या चाहती हो? सबकी निगाहें रिया पर टिकी हुई थीं। एकटक सब लोग रिया के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। रिया के पापा ने उससे दोबारा पूछा। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कह रहा है सब सही है, लेकिन दिमाग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पापा, अगर ऐसी बात थी तो इतना समय क्यों लगा मुझ तक पहुंचने में? और सबसे बड़ी बात तो पापा ये है कि जब अंकिता को सब तलाक के बारे में पता चल गया था तो उसने एक बार भी मिलने या फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं की? रिया ने अपने मन की बात रखते हुए बोला। बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब आकाश नहीं, अंकिता दे पाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि तुम अंकिता से बात कैसे करोगी? अपनी बेटी की बात पर एक पिता ने सहमति जताते हुए कहा। पापा, आकाश के बताए मुताबिक अंकिता दिल्ली में रहती है लक्ष्य के साथ। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगी। इस बार मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। पहले जैसी कोई गलतियां नहीं दोहराना चाहती मैं। रिया ने उलझते हुए मन से कहा। रिया, हम सब तेरे साथ ही हैं बेटा, लेकिन मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, एक माँ ने अपनी ममता जताते हुए कहा। बातचीत के दौरान रिया के फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है। आकाश का फ़ोन है। रिया ने फ़ोन देखकर सबको बताया। दीदी, फ़ोन को स्पीकर पर करो, देखते हैं अब उसने क्या क्या बहाना लगाया है बात करने का। पार्थ ने गुस्से में रिया से बोला। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकर पर करने की। तुम बात करो, कुछ ज़रूरी हुआ तो हमें बताना, और अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात करूँगा। पापा ने रिया को समझाते हुए बोला और पार्थ को आंखें दिखाते हुए बोला। आकाश से बात कर कर रिया फ़ोन काट देती है और गुमसुम सी सोफे पर बैठ जाती है। इससे पहले कुछ कह पाती उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। रिया बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या बोला उसने? ऐसे मन छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया को ऐसे रोता देखकर उसके पापा ने उसे पुचकारते हुए बोला। पापा, आकाश हॉस्पिटल में है। उसने अपनी जान देने की कोशिश की है, वापस आने की जिद पर अड़ा है और मिलने के लिए बुला रहा है। रिया ने आंसू पोंछते हुए बताया। पापा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ये कोई ना कोई नया बहाना है उसका दीदी से मिलने का। दीदी, आप उसकी बातों में मत आना। आपने जब उससे समय मांगा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? रिया के बताने पर पार्थ ने गुस्से से आकाश के लिए बोला। कौन से हॉस्पिटल में है?
तुम नहीं, मैं और पार्थ जाएंगे मिलने। अगर ऐसा है तो वहाँ उसके माता पिता भी होंगे। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, तुम घर पर ही रहो निहित के साथ। रिया के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। लाइफलाइन हॉस्पिटल, दुखी मन के साथ रिया ने कहा। पार्थ और पापा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रिया अंकिता से कांटेक्ट करने का प्रयास करती है। रिया ने अंकिता के पुराने नंबर पर फोन करने का प्रयास किया। 222, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। रिया ने दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की और इस बार फ़ोन लग गया, लेकिन इस बार कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था और अचानक से एक आवाज़, हेलो कौन, एक मेल आवाज़ उस ओर से आती है। शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया है, या हो सकता है ये नंबर किसी और ने ले लिया हो। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर रिया ने मन में सोचा, हेलो, आर यू देयर। दूसरी ओर से फिर कोई पूछता है, मुझे अंकिता से बात करनी थी। डरी हुई आवाज़ में रिया ने बोला, ओके वेट अ मिनट। उसने रिया को इंतज़ार करने के लिए बोला। अंकिता, तुम्हारे लिए फ़ोन है। हाँ, आ रही हूँ। आप नकुल को संभालो एक बार, बहुत परेशान कर रखा है। रिया वहाँ चल रही सारी बातें सुन रही है। यस, हुज देयर। अंकिता लक्ष्य से फ़ोन लेकर फ़ोन पर पूछती है। अंकिता। रिया इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती है। अंकिता रिया की आवाज़ पहचान कर उससे बात करती है। रिया, ये तुम ही हो ना? और दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर रोने लगती हैं। इधर पार्थ और पापा हॉस्पिटल पहुंचकर आकाश से मिलते हैं। आकाश की हालत सीरियस हो रही थी। एक कोने में आकाश की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आकाश के पापा साथ में खड़े बस एकटक आकाश की ओर देखे जा रहे थे। पार्थ का सारा गुस्सा हवा हो गया था। पार्थ के पापा ने आकाश के पापा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने होने का एहसास करवाया। आकाश के पापा ने उन्हें देखते ही बस एक ही सवाल किया, रिया कहाँ है? उसे क्यों नहीं लेकर आए? एक बार रिया को बुला लीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहकर आकाश के पापा अपने आप को नहीं रोक पाए और रोते हुए वहीं बैठ गए। रिया के पापा ने उन्हें उठाया और अपने साथ बाहर ले आए। थोड़ा पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। ऐसे कैसे हो गया सब? रिया के पापा ने उनसे पास बैठकर पूछा। रिया ने अंकिता से 1 घंटा बात की, उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। क्या बात हुई अंकिता से? बेटी के चेहरे पर सुकून देखकर माँ ने रिया से पूछा। जैसे ही रिया माँ को कुछ बताने लगती है, इतने में पार्थ रिया को लेने घर आता है। आकाश के पापा रिया के पापा को बताना शुरू करते हैं। आकाश के पापा के बहुत बार कहने पर पार्थ रिया को घर लेने आता है। दीदी, आपको भी चलना होगा हॉस्पिटल, और साथ में निहित को भी। आकाश की तबीयत ज़्यादा ही खराब है। पार्थ घर आकर रिया को वहाँ का हाल बताता है। क्या हुआ आकाश को? अभी कुछ समय पहले तो उसने मुझे खुद फ़ोन किया था। पार्थ की बातें सुनकर रिया घबरा जाती है। फटाफट निहित को उठाकर पार्थ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आकाश की हालत और नाजुक हो रही थी। डॉक्टर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो इसी असमंजस में थी कि वापस जाए या नहीं, और अभी ये सब। अंकिता से बात करके थोड़ा कुछ क्लियर हुआ था। बाकी के सवालों के जवाब कौन देगा जो अभी भी जहन में थे। अपनी जिंदगी का ये हाल देखकर अपने पर दया और गुस्सा आ रहा था। रिया बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रिया को देखते ही आकाश की माँ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, नहीं आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? जो कुछ हुआ वो नियति का खेल था और ये सब होना ही लिखा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। रिया ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कैसे हुआ? रिया ने डरते हुए उनसे पूछा। रिया, इतना कहते ही उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। रिया उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है। वो रिया, तुमसे मिलने के बाद आकाश सीधा घर आया था। उसने बहुत पी रखी थी और बार बार तुम्हारी ही जिक्र किए जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उस समय तुम्हें और उसे बहुत बुरा भला सुनाया। आकाश के पापा ने मुझे अगले दिन आकाश से बात करने के लिए भेजा। मैं उससे कुछ भी बात करने लगती, वो सिर्फ तुम्हारा और निहित का ही जिक्र कर रहा था। बार बार तुम्हें वापस लाने की बात कर रहा था। मुझे लगा कमरे में उसे अकेलापन लगता है।
मुझे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। आखिर माँ हूँ ना, बेटे को कब तक ऐसे हालत में देख सकती थी। आकाश की ओर देखते ही उसकी माँ ने फिर रोना शुरू कर दिया। आंटी ऐसे मत कीजिए, सब सही हो जाएगा, रिया ने समझाते हुए कहा। बेटा मैंने बाहर आकर आकाश के पापा से उसकी दूसरी शादी की बात की। उन्होंने अपने एक दो जान पहचान वालों से बात की और शाम को मिलने का प्रोग्राम रख दिया। आकाश की माँ ने आगे बात बताते हुए कहा। दूसरी शादी, रिया को अपने आप पर घिन आ रही थी। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और आकाश की दूसरी शादी, रिया को इस बात से बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अंदर ही अंदर रिया का मन रो रहा था। मैंने आकाश को इस बारे में बताया तो उसने फिर से तुम्हारा राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार उसके पापा भी साथ थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आकाश पर हाथ उठा दिया। इसमें उनका क्या कसूर? रिया तुम ही बताओ। एक बेटा जिसका तलाक हो चुका हो, उसने शराब पीनी शुरू कर दी है, कोई काम नहीं करता है, उसके भले के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं और वो उल्टा पीछे जाना चाहता है, तो उनका गुस्सा तो लाजमी था ना। आकाश की माँ ने बीच में ही बात बताते हुए उससे सवाल किया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सब कुछ उसके बारे में ही तो था, किसी को क्या पता कि उस पर क्या बीत रही है। रिया ने बस इतना सा जवाब दिया। नहीं रिया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हाथ उठाने के बाद भी आकाश ने कुछ नहीं कहा और हमें सब बात बताई जिस गलतफहमी का शिकार तुम दोनों की जिंदगी हुई है। रोते हुए आकाश की माँ ने रिया को गले लगा लिया। 5 साल में कितनी बार उन्होंने गले लगाया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जितना अच्छा आज महसूस हो रहा था। बेटा मैं भी एक गलतफहमी का शिकार थी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम आकाश को मुझसे दूर कर दोगी। आकाश तुमसे इतना प्यार करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जा रहा है, इसलिए कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई, इसलिए उस दिन तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। यही बात उस दिन मैंने आकाश को बताई तो उसका पारा चढ़ गया और आज ये हालत उसकी, मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब की। रोते रोते उन्होंने रिया को सारी बात बताई। काश मैं तुमसे तुम्हारी नाराजगी का कारण पूछ लेती, मैं आकाश से बात कर लेती। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें ऐसे ही जाने दिया और कोर्ट में भी सिर्फ निहित के लिए ही लड़ते रहे। अपनी गलती का एहसास करते हुए आकाश की माँ ने रिया से माफ़ी मांगी। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है अब? आकाश की माँ ने कमरे से बाहर आए डॉक्टर से पूछा। देखिए माँ जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने एक साथ पूरी शीशी खाली कर दी है गोलियों की, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालत अभी भी नाजुक है, शायद कोई गहरा सदमा भी है, उस वजह से दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने आकाश की हालत बताते हुए कहा। क्या मैं एक बार आकाश से मिल सकती हूँ? रिया ने आकाश की माँ से पूछा। हाँ बेटा जाओ, क्या पता तुम्हारे जाने से सब ठीक हो जाए। रिया अंदर दाखिल होती है। सामने बेड पर आकाश आंखें बंद किए लेटा है, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। उसे इस हालत में देखकर अपनी दशा याद आ जाती है, कैसे उस दिन मैं भी इसी हालत में बेड पर पड़ी थी। आकाश आया और देखकर चला गया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। इतना सोचकर रिया की आंखें भर जाती हैं। रिया आकाश के नजदीक जाती है, उसके पास बैठकर एकटक उसे देखती रहती है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है, पहले एक दूसरे के करीब लेकर आई, फिर दूर ले गई, और लेकिन अब दोबारा पास आने का समय आया, फिर दूर करने की कोशिश। अंकिता से बातें कर कर इतना तो क्लियर हुआ था कि आकाश झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन रिया को आकाश को इस हालत में देखकर उस पर गुस्सा और दया दोनों ही आ रही थी। आज उस हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद ही था। एक गलतफहमी, सिर्फ एक और अंजाम, 2 परिवारों को भुगतना पड़ा। निहित, जिसको अभी माँ बाप दोनों की जरूरत थी, इस उम्र में वो बच्चा अकेला माँ के साथ रह रहा था। जिस उम्र में बच्चे अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, उस उम्र में निहित अकेले जिंदगी जी रहा था। गुस्सा तो अंजू भाभी पर भी था। क्या शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है? अपने माँ बाप के घर पर उसका कोई अधिकार नहीं होता? दादा दादी ना सही, नाना नानी के प्यार का तो हकदार था मेरा निहित, लेकिन उसकी किस्मत में वो भी नहीं था। मैं निहित की किस्मत अपने जैसी नहीं होने दूंगी। जब आकाश शादी के बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं? कम से कम मेरे बच्चे को तो बाप का प्यार मिलेगा। और न जाने क्या क्या रिया के मन में घूम रहा था। मुझे इस हालत में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना
तुम कहीं नहीं जा सकते। आकाश से बातें करते हुए रिया बुरी तरह से रोने लग जाती है। आज आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आकाश प्लीज खड़े हो जाओ, मुझसे बातें करो। बहुत जल्दी थी ना मुझे वापस बुलाने की, मैं अब आ गई। अब तुम उठो और मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों नहीं उठ रहे हो तुम? आकाश, वो बच्चा किसका है जो अंकिता के पास है? क्यों तुम्हारे और अंकिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है? क्यों, आखिर क्यों? लक्ष्य को तुम पर और अंकिता पर शक क्यों हुआ? मुझे ये जानना है। सच्चा प्यार मैंने किया था तुमसे, सब कुछ छोड़कर मैं आई थी तुम्हारे पास। फिर एक पल में अंकिता से इतना लगाव क्यों हो गया जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी और मेरी, निहित की जिंदगी को दांव पर लगा दिया? कैसे वापस आ जाऊं तुम्हारे पास? क्या भरोसा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? क्या पता इस बार कोई और अंकिता नहीं आएगी। जब तक रहना है ऐसे ही रहो, लेकिन बिना किसी सवालों के जवाब के मैं वापस नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रिया रोते हुए आईसीयू से बाहर आती है। बाहर आकर अपने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछती है ताकि किसी को ना पता लगे कि वो रोकर आई है। कैसा है अब आकाश? होश आया क्या उसे? कुछ बोला या नहीं? रिया के बाहर आते ही आकाश की माँ ने सवालों की लड़ी लगा दी। अभी भी वैसा ही है, कोई होश नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे प्लीज बता देना आंटी। कहकर रिया वहाँ से निकलने लगती है। एक बार निहित से मिल सकती हूँ क्या मैं? डरते हुए पीछे से आकर आकाश की माँ ने रिया को कहा, आप निहित से नहीं मिली अभी तक? वो तो मेरे साथ ही आया था, बाहर होगा पापा के पास। चलो आप भी बाहर चलो, वहीं उससे मिल लेना। रिया ने आश्चर्य से पूछा, दादी दादी? दादू तो कह रहे थे दादी से कल मिल लेना। कहाँ चले गए हो आप सब लोग? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मम्मा तो कहती हैं कि आप लोग कहीं दूर रहने लग गए हो। मैं भी चलूँगा इस बार आपके साथ। दादी, पापा और बुआ कहाँ हैं? उनसे भी मिलना है मुझे। मासूम से निहित के सवालों से सबकी आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, कल मैं पापा और बुआ को भी लेकर आऊंगी। इतना कहकर आकाश की माँ निहित को गले से लगाकर रोने लगती हैं। बच्चे के सामने थोड़ा काबू रखो, आकाश के पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। रिया, पार्थ, उनके पापा और निहित वहाँ से घर की ओर गाड़ी में निकल जाते हैं। मम्मी, जब दादू वापस आए तो आप उनसे मुझे मिलवाने क्यों नहीं लेकर गईं? पापा से तो अभी तक नहीं मिले हम लोग। आप कितनी गंदी हो, आपको किसी की याद नहीं आती? मासूम सा निहित अपनी माँ से सवाल पूछता है। निहित, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं ना। पार्थ ने निहित को समझाते हुए बोला। लेकिन मामू, मैं मम्मी से इस बात पर गुस्सा हूँ। मम्मा, पता है आज दादू ने मुझे चॉकलेट दी और बहुत सारे पैसे भी दिए साइकिल के लिए। पापा, ये निहित क्या बोल रहा है? पैसे? रिया ने पापा से सवाल किया। हाँ रिया, मैं बताना भूल गया। वो मिस्टर वर्मा ने निहित से पूछा, आपका बर्थडे आने वाला है तो क्या गिफ्ट चाहिए? तो उसने साइकिल मांग ली। रिया के पापा ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, निहित ये क्या है? मैंने कितनी बार मना किया है किसी से कुछ नहीं मांगना। जब मम्मा ने बोला था कि मैं बर्थडे पर साइकिल दिलवा दूंगी, फिर आपने उनसे क्यों मांगी? रिया ने निहित को डांट लगाते हुए कहा और गुस्से में रिया ने निहित को एक चांटा लगा दिया। सब लोग घर पहुंच जाते हैं। रिया की माँ सबके लिए पानी लेकर आती हैं। सब ठीक है ना? कैसा है आकाश अब? चिंता जताते हुए रिया की माँ ने पूछा। रिया के पापा ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल का सब हाल बताया, जिससे सुनकर रिया की माँ को थोड़ा धक्का लगता है। तुम्हारी आज अंकिता से बात हुई थी, क्या बोला उसने? अचानक से रिया की माँ ने प्रश्न किया। माँ, अंकिता ने भी वही बताया जो आकाश ने बताया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। अंकिता ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी बाकी सवालों का जवाब आकर देगी। तो कब आएगी वो? और इतने समय से उसने तुम्हें कोई फोन क्यों नहीं किया? क्यों कभी मिलने की कोशिश नहीं की? रिया की माँ ने अंकिता पर गुस्सा दिखाते हुए रिया से पूछा। माँ, उसने बोला है कि 1-2 दिन तक आएगी। अच्छा माँ, मैं घर चलती हूँ अपने। रिया ने निहित को आवाज लगाते हुए माँ से कहा। कहाँ जा रही है? आज तो यहीं रुक जा। माँ ने रिया को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, मुझे रोको मत। पार्थ, मुझे घर तक छोड़ दोगे? रिया घर आकर थोड़ी देर नीचे अंकल आंटी के पास बैठ जाती है। उन लोगों को निहित से बहुत लगाव था और आज सुबह से ही निहित यहाँ नहीं था।
पार्थ ने रिया को घर तक छोड़ा। दीदी, आपको किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो, बेझिझक अपने भाई को याद कर लेना और कभी अंजू की बात का बुरा मत मानना। सब समझ जाएगी धीरे धीरे। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। इतना कहकर पार्थ रिया के गले लगकर रोने लग जाता है। पार्थ, मुझे तुझ जैसे भाई पर बहुत नाज है और तेरा प्यार तो मैंने उसी दिन देख लिया था जब तूने मुझे शादी के लिए नहीं रोका। अब घर जा, बहुत देर हो रही है। अंजू का अच्छे से ध्यान रखा कर और अब तू थोड़ा बड़ा हो जा, बाप बनने वाला है। रिया ने प्यार से अपने भाई को एक हल्का सा चांटा लगाया और उसे समझाया। रिया जैसे ही घर में प्रवेश करती है, नीचे अंकल और आंटी उसे रोक लेते हैं। बेटा, सुबह से कहाँ थे? पता है हम लोगों ने निहित को कितना याद किया। निहित के बिना अब मन नहीं लगता। निहित हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। पता नहीं कब तक जिएंगे। इतना कहकर दोनों की आंखें भर जाती हैं। रिया अपने घर से आकर नीचे आंटी अंकल के पास बैठ जाती है। निहित के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद है। निहित का भी उनके साथ मन लगता है। अंकल ही उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। कभी कभी स्कूल भी छोड़कर आते थे। इतने कम समय में मैं और निहित उनके साथ घुल मिल गए थे। आंटी, वो लक्ष्य। रिया ने अचानक से लक्ष्य के बारे में पूछा। क्या हुआ रिया? आज अचानक से लक्ष्य के बारे में? अपने बेटे का नाम सुनकर आंटी थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं। रिया मन ही मन सोच रही थी कि इन लोगों का निहित से कितना लगाव हो गया है। जब इन्हें अपने बेटे और पोते के बारे में पता लगेगा तो कितना खुश होंगे ये लोग। मैं आंटी को सब बता देती हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बताना ठीक भी रहेगा या नहीं? और न जाने क्या क्या जहन में घूम रहा था, लेकिन सब बताना ही ठीक रहेगा। कितना याद करते हैं ये लोग लक्ष्य को। जीने की एक और उम्मीद जाग जाएगी। रिया सब बताने का मन बना लेती है। इतने में रिया के फोन पर घंटी बजती है। रिया अपना फोन उठाकर देखती है। इस समय अंकिता का फोन। हेलो अंकिता। रिया, तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, दबी हुई आवाज में अंकिता ने कहा। हाँ बोलो। रिया, मैं और लक्ष्य यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हम लोग आज रात तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं? तुम्हें तो पता है यहाँ ऐसे कोई होटल नहीं है और मैं अपने घर नहीं जा सकती और न ही लक्ष्य। अंकिता ने रिया को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। रिया असमंजस में पड़ गई। अंकिता और लक्ष्य इस समय अचानक से यहाँ किस कारण से आए हैं? वो खुद किराए के घर पर रहती है। इससे भी ज्यादा जरूरी वो लक्ष्य के यहाँ रहती है। अंकिता को क्या जवाब दे? हिम्मत कर रिया ने अंकिता को बताया। अंकिता, दरअसल तलाक के बाद मैं किराए के घर पर रहने लगी हूँ, लेकिन इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। असली परेशानी ये है कि मैं जहाँ किराए पर रहती हूँ वह लक्ष्य का ही घर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे? मैं तुम्हें 5 मिनट में वापस फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अंकिता का फ़ोन वापस आता है। रिया, यहाँ आने की वजह मैं तुमसे मिलने के बाद बता दूंगी। क्या कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग रह सकते हैं? और अगर हो सके तो लक्ष्य के मॉम डैड से बात कर लेना। लक्ष्य खुद उनसे मिलना चाहता है, लेकिन खुद से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। रिया आज उन्हें सब बताना चाहती थी और अब अंकिता भी यही चाहती थी। अंकिता से बात करके रिया थोड़ा हल्का महसूस करती है और अंदर आती है। बेटा, वो तुम लक्ष्य के बारे में क्या कह रही थी? एक बार फिर आंटी ने पूछा। मन ही मन में रिया कितना खुश हो रही थी कि चाहे उसके बहाने लेकिन किसी एक का तो घर बस रहा है। और रिया अंकल आंटी को सारी कहानी सुनाते हुए बताती है कि अब लक्ष्य शादीशुदा है और दिल्ली में अपनी बीवी और 1 साल के बेटे के साथ रहता है। बुजुर्ग दंपत्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेटे के मिलने की खुशी मनाए या रिया के साथ जो हुआ उसका दुख। बेटे की इस हरकत से दोनों को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उसके मिलने से थी। अगर आप कहो तो आज रात मैं उन लोगों को यहाँ बुला लूँ? दोनों के चेहरे पर हल्की सी खुशी देखते हुए रिया ने पूछा। अंकल आंटी के हाँ करने पर रिया अंकिता को सब बात बताते हुए वहाँ बुला लेती है। लक्ष्य सीधा आकर अपने माता पिता के पैरों में पड़कर बैठ जाता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। माफी हमसे नहीं, रिया से मांगनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों की वजह से इस बेचारी ने जो कुछ सहा है। लक्ष्य को गले लगाते हुए उसके पापा उसे कहते हैं। रिया, मुझे सच में नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा एक छोटी सी गलतफहमी से, और इन सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। सबकी गुनहगार भी मैं ही हूँ। सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी अंकिता ने रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा। दरअसल तुम्हारी शादी के बाद मेरा किसी काम से
कॉलेज में जाना हुआ और वहाँ लक्ष्य को खड़ा देख हमने बातचीत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मुझे कब लक्ष्य पसंद आ गया मुझे पता ही नहीं चला और मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम निहित की वजह से व्यस्त रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करना नहीं सही समझा। लक्ष्य हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करता है और इसकी इस आदत से मुझे बहुत परेशानी होती थी। तुम्हारे अलावा मेरा बचपन से कोई भी दोस्त नहीं था, तो तुम ही बताओ मैं किससे ये सब बातें करती। एक बार नहीं बहुत बार लक्ष्य ने मुझ पर हाथ उठाया। इसी के चलते एक दिन मैंने आकाश से इस बारे में बात की। मैंने ही उसे तुम्हें बताने के लिए मना किया था। आकाश ने मुझे लक्ष्य को छोड़ने की सलाह दी और मैंने भी पूरा मन बना लिया था। इसी बीच मुझे अपनी प्रेग्नेंट होने की पता चला तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आकाश ने मुझे उस हालत में भी संभाला। कभी लक्ष्य को अपने माँ बनने की बात के बारे में नहीं बताया था। मैं और आकाश ही हॉस्पिटल गए थे इसे गिराने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। इन सब के चलते मैं कब आकाश को पसंद करने लगी मुझे खुद नहीं पता लगा। रिया मुझे माफ़ कर दो रिया, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। लेकिन रिया आकाश ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। मैंने बहुत कोशिश की आकाश के करीब जाने की। रिया तुम खुद ही बताओ मैं जिस हालात से गुजर रही थी और आकाश मेरा ध्यान रख रहा था, मैं कैसे ना उसे पसंद करती। मेरी प्रेग्नेंट होने की बात पता चलते ही लक्ष्य ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था और नशे में मुझे मारने के लिए भी आया था। उस दिन आकाश वहीं थे, तभी लक्ष्य को मुझ पर और आकाश पर शक हुआ। नशे की हालत में लक्ष्य की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। घबराकर लक्ष्य गाड़ी वहीं छोड़कर घर वापस आ गया। धीरे धीरे आकाश की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ और उसी ने लक्ष्य को दिल्ली में नौकरी के लिए सलाह दी। हम दोनों ने शादी की और वहीं रहने लग गए। लेकिन इन सब के बीच में मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। सब कुछ सही होने के बाद जब आकाश के घर आने पर मैंने उसे तुम्हारे और निहित के बारे में पूछा, तब उसी ने मुझे तलाक की बात बताई। रिया मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। अपनी जिंदगी बसाकर मैंने तुम्हारी खराब कर दी। उसी समय मैं और आकाश तुम्हारे घर आए थे, लेकिन पार्थ ने अंदर आने से मना कर दिया। तुम्हें कितना फ़ोन किया, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा दोगी मैं खुशी खुशी सह लूँगी। बताते बताते अंकिता रिया के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रिया ने गुस्से में अंकिता को खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। तुमने आकाश के करीब जाने का सोच भी कैसे लिया? तुम्हें तो पता है ना कितना प्यार करती हूँ उससे। उसके लिए सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। एक बार तो बता दिया होता, एक मैसेज ही कर दिया होता सब लिखकर। आकाश से बात की, उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है एक दोस्त ने सब कुछ जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी से खेलना चाहा। अंकिता मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आकाश वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस बेचारे का इन सब में क्या कसूर है? रिया ने निहित की ओर इशारा करते हुए कहा और रोते रोते रिया जमीन पर बैठ जाती है। आंटी उसे गले लगाकर हौसला देती हैं। नहीं रिया, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बेटी है तू मेरी। जब से लक्ष्य यहाँ नहीं था तूने आकर हमें हिम्मत दी है खुश रहने की, और अब तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। सब सही हो जाएगा बेटा, उस ऊपर वाले पर भरोसा रख। उठ मेरी बच्ची। आंटी रिया को उठाकर सोफे पर बैठाती हैं और उसके लिए पानी लेकर आती हैं। अंकिता के सब सच बताने पर रिया को बहुत गहरा धक्का लगता है। एक और आकाश की हालत और एक और अंकिता की बताई हुई बातें, दोनों ने रिया को अंदर तक निचोड़ कर रख दिया था। आंटी ने पानी पिलाते हुए रिया का सर पुचकारा और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। रिया, आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में अपना काबू खो देता हूँ। उस समय नौकरी की टेंशन ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था और इसी वजह से गुस्से में मैंने बहुत गलत किया। और आकाश का हर रोज़ घर आना, अंकिता से बातें करना और उसकी प्रेग्नेंट की खबर सब एक साथ ऐसे हुई कि मुझे ना चाहते हुए भी उन लोगों पर शक हुआ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लक्ष्य ने रिया को समझाते हुए कहा। रिया ने लक्ष्य और अपने आप को एक जगह खड़े पाया। सिर्फ अंतर इतना था कि अंत में उसके पास अंकिता थी और मेरे पास कोई नहीं। तुम लोग भी आराम कर लो, थक गए होगे।
और आंटी आपने अपने पोते को तो लिया भी नहीं, देखो कैसे एकटक सबको देखे जा रहा है। रिया ने माहौल को संभालते हुए बोला, क्या नाम है मेरे पोते का? बच्चे को गोद में उठाते हुए आंटी ने पूछा। नकुल, अंकिता ने बताते हुए कहा। सब लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। रिया भी निहित को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे अंकिता भी रिया के साथ ऊपर आ जाती है कि आज मैं भी यहीं सो सकती हूँ। अंकिता ने रिया से डरते ही पूछा। रिया ने कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। रिया चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली जाती है। निहित को सुलाकर बाहर आती है। अंकिता अभी भी वहीं कुर्सी पर बैठी रिया का इंतजार कर रही थी। तुम नीचे जाकर आराम कर लो, सफर में थक गई होगी। रिया ने अंकिता को वहां बैठा देखकर कहा। इतने समय बाद तो तुमसे मिलना हुआ है, फिर न जाने मिलना होगा भी या नहीं, इसलिए सोचा आज की रात अपनी सहेली के साथ गुजार लूं। अंकिता ने रिया का हाथ पकड़कर वहां बैठाते हुए बोला। रिया, मैं अपनी गलती मानती हूँ। माना मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन कभी भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूली, कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। उस दिन भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ था। एक ही पल में मेरी आँख खुल गई थी। रिया, मैं आज भी वही बचपन वाली अंकिता हूँ। तुम्हारे उस दिन फोन के बाद से मिलने के लिए तड़प रही थी और आज जाकर वो मौका आया है। क्या मुझे मेरी सहेली दोबारा नहीं मिल सकती क्या? नम आंखों से अंकिता ने रिया की ओर देखते हुए पूछा। एक ही पल में रिया ने रोते हुए अंकिता को गले से लगा लिया। रिया, क्या आज फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें करें? अपने और रिया के आंसू पोंछते हुए अंकिता ने आसमान की ओर इशारा किया। अंकिता रिया को खींचकर ऊपर ले जाती है। चांदनी रात, खुला आसमान, टिमटिम करते तारे, हल्की हल्की हवा, कितना अच्छा लग रहा है ना? अंकिता ने रिया को गले लगाते हुए कहा। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है। घंटों रात रात भर आसमान के नीचे बैठकर बातें करना। कॉलेज का पहला दिन याद करते करते दोनों ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। पहले काली शर्ट और फिर सफ़ेद शर्ट। सफ़ेद शर्ट याद करते ही रिया की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। रिया, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद सूट का मिलन एक बार फिर होगा। रिया का मूड ठीक करने के लिए अंकिता ने जानबूझकर सफ़ेद सूट का जिक्र किया। कभी सोचा था क्या ये दोनों हम दोनों के हो जाएंगे और ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर ले आएगी। लक्ष्य और आकाश के बारे में सोचते हुए रिया ने अंकिता को बताया। बात करते करते कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। रिया ने टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया। यार, 4 बज गए हैं, चल आराम कर लेते हैं, तू बहुत थक गई होगी। टाइम देखते हुए रिया ने अंकिता से कहा। दोनों नीचे जाने के लिए खड़ी होती हैं और अचानक से रिया का फ़ोन बजना शुरू कर देता है। इतनी रात को किसका फ़ोन? हैरानी से अंकिता ने पूछा। आकाश की मम्मी का। फ़ोन देखते हुए रिया ने बताया। सब ठीक तो होगा ना? मेरा मन बैठा जा रहा है। घबराते हुए रिया ने कहा। बेटा, आकाश को होश आ गया है, लेकिन वो बस एक ही रट लगाए बैठा है तुमसे मिलने की। क्या तुम इस समय आ सकती हो? रुआसी सी आवाज़ में आकाश की माँ ने रिया को कहा। रिया अंकिता और लक्ष्य को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रिया को आता देख एक माँ की आंखें भर जाती हैं, जिसे उसने हमेशा गलत समझा। आज वो एक फ़ोन पर उसके बेटे के लिए आती है। आते ही रिया को गले लगाकर रोने लग जाती हैं। रिया की आंखें आकाश को देखने को तरस रही थीं। आंटी, आकाश। बेबस आंखों से रिया ने उनसे पूछा। आकाश बेड पर बैठा था। उसके एक और आकाश के पापा उसका हाथ पकड़े खड़े हुए थे। दूसरे हाथ में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे। जब आकाश की माँ रिया को अंदर लेकर आती हैं, रिया को देखते ही आकाश कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण बस होठ ही हिलते हैं। उसके अंदर का दर्द उसकी आंखें बयां कर देती हैं और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आकाश को ऐसे देख रिया भी अपने पर काबू नहीं रख पाती है। अब सब कुछ पहले से बेहतर है। थोड़ी कमजोरी और अंदरूनी इन्फेक्शन है, दवाई लिख दी है। थोड़ा खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना इसका, बाकी शेर है अपना आकाश, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की इन बातों से रिया के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। रिया मंद मंद मुस्कुराती है। आज आप लोग आकाश को घर लेकर जा सकते हैं और आगे से ऐसा ना हो। रिया बेटा, इस बात का ध्यान रखना। रिया के सर पर डॉक्टर ने हाथ फेरते हुए उसे सलाह दी। रिया, आकाश की आवाज़ में दर्द भरा था। रिया आकाश के पास आकर बैठ जाती है। एक हाथ में उसका हाथ थामकर चूम लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। सब सवाल जवाब आंखें ही कर लेती हैं। रिया, लक्ष्य और अंकिता हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाते हैं। वैसे अंकिता,
तुम लोगों ने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए थे? रास्ते में गाड़ी में रिया ने पूछा। रिया, उस दिन जो लक्ष्य की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका आज फैसला आना है। अंकिता ने लक्ष्य को चिढ़ाते हुए रिया को बताया। ठीक है, तो फिक्स रहा। निहित के बर्थडे वाले दिन हम लोग रिया को लेने आएंगे और शाम को हमारे यहाँ रिया और निहित के आने और आकाश के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन है, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। आकाश के पापा से फ़ोन पर हुई बातचीत को रिया के पापा सबको बताते हुए कहते हैं। सफ़ेद चिकनकारी का सूट, हल्का हल्का मेकअप, एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा और मौली, चमड़े का काले रंग का पर्स और चमड़े की चप्पल। रिया ने दोबारा कॉलेज के पहले दिन वाला लुक लिया, लेकिन आज गले में हल्का सा मंगलसूत्र, हल्की सी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाए जब रिया बाहर आती है तो आकाश उसे देखकर हैरान रह जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज वही पुरानी रिया देखकर प्यार ज़्यादा उमड़ रहा था। सफ़ेद शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूते और वही बिखरे हुए बाल। अच्छा, तो वही कॉलेज वाला लुक लिया है दोनों ने। आकाश की ओर देखते हुए आकाश की माँ ठहाके लगाते हुए हंसने लग जाती हैं। और मुझे तो सब भूल गए। अंदर से छोटे से सफ़ेद कुर्ते और पजामे में निहित भाग कर आता है और एक बार फिर सब ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। शाम को पार्टी के बाद आकाश रिया की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाता है, जहां सब लोग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। आंखों की पट्टी हटाते ही रिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सामने अपने सपने का डिजाइन हाउस देखकर रिया सबके सामने आकाश को गले लगा लेती है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम अपने सपनों को दबा कर रखो। आकाश रिया को चाबी देते हुए कहता है। लेकिन बेगम नाम क्यों? अपने स्टोर का नाम देखते हुए रिया ने पूछा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और हमने अपनी बेगम के लिए एक बेगम डिजाइन स्टोर बनवाया। आकाश खिलखिलाते हुए कहता है। तो आप सब लोग भी रिया को फॉलो करके अपना सहयोग दें। इंस्टाग्राम बेगम्स 23, फेसबुक बेगम्स तोहाना। आकाश वहां खड़े सब लोगों से कहता है और इसी की गलतफहमी को दूर कर रिया और आकाश ने एक लंबे समय के बाद दोबारा अपना रिश्ता शुरू किया। लक्ष्य और रिया के घर वालों ने भी उन्हें अपनाकर ढेर सारा प्यार दिया। अंकल आंटी को जीने की राह मिल गई। अंजू ने भी रिया से अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी। पार्थ और अंजू को भी एक सुंदर सी बेटी हुई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।